तो दो संख्या आपस में किस तरह जुड़े होते हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ समझेंगे और वो चीज़ कहलाता है संबंध। आपका आपके भाई के साथ में रिश्ता एक तो वो भी एक संबंध हो गया। आपका आपके पापा के साथ एक रिश्ता तो वो भी एक संबंध हो गया। आपका आपके मम्मी के साथ एक रिश्ता वो भी आपका एक संबंध ही हो गया। और आपका आपके बहन के साथ एक रिश्ता तो ये भी भाई और बहन का एक संबंध हो गया। जो बच्चे ना क्लास 12 की तैयारी अच्छे से किए होंगे बढ़िया से है ना 11th में अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए ना सीयूटी कुछ नहीं है, एकदम आसान है, आराम से आप निकाल लोगे जाके बढ़िया यूनिवर्सिटी से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से तमाम कई सारी यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है सब। अगर इससे आप पढ़ाई करेंगे ज़बरदस्त ना तो आपका कुछ माहौल ही अलग रहेगा बच्चों। एक दो से जुड़ा हो, दो तीन से जुड़ा हो, तीन पाँच से जुड़ा हो और चार छः से जुड़ा हो, सात और आठ खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली हो सकता है। हेलो बच्चों, तो सीयूटी 2025 का तैयारी आप कर रहे हैं और आपके इस प्यारे से सेशन में संबंध और फलन नाम का चैप्टर है। इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि ये क्या होता है और आपके सीयूटी एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग सारा का सारा इस वीडियो में समझने वाले हैं। और आपका एक अलग से वीडियो मिलेगा जो PYQ रहेगा उसमें केवल, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले समझने वाले हैं कि पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक्स है वो क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों चलिए चलते हैं और देखते हैं हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग को यहाँ पढ़ना है संबंध एवं फलन, जिसमें हम लोग को पहला पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे स्वतुल्य संबंध, अगला पढ़ना पड़ेगा सम्मित संबंध और अगला पढ़ना पड़ेगा संक्रामक संबंध और एक होता है फलन। तो फलन के दो ही मतलब हिस्से हैं, एक एकी फलन और आच्छादक फलन, तो ये दोनों देखने हैं। और फलन में एक और आपका और है संयुक्त फलन और एक है प्रतिलोम फलन, तो ये चार कुल मिला के हम लोग को देखने हैं। और ये आपका संबंध में तीन देखना है। यही आपका सीयूटी का सिलेबस है संबंध और फलन में। और भी जो इसके पीछे का टॉपिक्स होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, इसे आपको क्लास 11 का पूरा समुच्चय और अंतराल, तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बच्चों हम लोग देखते हैं आगे, समझते हैं कि संबंध क्या होता है। यहाँ पर तो संबंध, यहाँ पे संबंध समझो पहले संबंध क्या होता है। तो संबंध जैसे आपका आपके भाई के साथ में रिश्ता एक तो वो भी एक संबंध हो गया। आपका आपके पापा के साथ एक रिश्ता तो वो भी एक संबंध हो गया। आपका आपके मम्मी के साथ एक रिश्ता वो भी आपका एक संबंध ही हो गया। और आपका आपके बहन के साथ एक रिश्ता तो ये भी भाई और बहन का एक संबंध हो गया। ऐसे ही मैथमेटिक्स में गणित में नंबरों का संख्याओं का संबंध होता है। तो दो संख्या आपस में किस तरह जुड़े होते हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ समझेंगे और वो चीज़ कहलाता है संबंध। तो आपके रियल लाइफ में जिस तरह यूज होता है उसी का यूज आपका गणित में ना कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे आप कोई भी सेंटेंस कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वो गणित में ना एक समीकरण की तरह काम करता है। जैसे गणित के जो समीकरण है x + y बराबर मान लो 2 लिखा है, तो ये आपका ना रियल लाइफ में बोला गया एक वाक्य है और उस पूरे वाक्य को गणित के समीकरण में बता दिया गया। तो गणित आपकी रियल लाइफ में इस तरह यूज होता है। बच्चों हम लोग समझते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का संबंध आपस में कैसे होता है और उस चीज को समझने से पहले हम लोग को यहाँ पे ये आना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या होता है हम लोग को ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे समझते हैं, देखो कार्तीय गुणनफल क्या होता है। यहाँ पे एक सेट होता है ए नाम का, जिसमें मान लो एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, सेट तो ऐसे ही बनाते हैं ना, ये होता है रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। और एक सेट मान लो आपका है यहाँ पे सेट बी, जिसमें आपके इसमें एलिमेंट दिए हैं 5, 4, 3, ये बच्चों। अब जब हम लोग यहाँ पे कार्तीय गुणनफल निकालेंगे इन दोनों सेट का, तो कार्तीय गुणनफल मतलब गुणा करना है, यानी ए गुणे बी। ये कुछ इस तरह से लिखते हैं ऐसे करके A क्रॉस B। और A क्रॉस B आपका जो होता है वो आपका सेट ए से एक एलिमेंट होता है। देखो इसका जो व्यापक रूप होता है, नॉर्मली जिसका फॉर्मूला होता है वो आपका कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पे आपका लिखा होता है A, B, और जहाँ पे ये आपका जो A होता है वो सेट A से लिया जाता है और जो आपका B होता है वो सेट B से लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आया कुछ समझ में? ये एक आपका समझ लो व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से काम करता है। मतलब पहला एलिमेंट ए वाला सेट ए का एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट बी वाला सेट बी का एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि ए और बी का क्रॉस क्या होगा। तो यहाँ से बच्चों हम समझते हैं, ये आपका पहला एग्जाम्पल है कि यहाँ से ए क्रॉस बी हम लोग किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, पहला ए वाला एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए? सेट ए से होना चाहिए। तो ए वाला एलिमेंट, तो ये वाला आपका पहला एक है, ये ए का एलिमेंट हो गया, कॉमा लगाओ। फिर बी वाला एलिमेंट, तो बी का एक एलिमेंट 5, यानी ये पेयरिंग की जाती है, पेयरिंग यानी कि जोड़ा हम लोग को बनाना होता है। तो ये जोड़ा आपका
ऐसे ही बनता है कि सेट ए का एक एलिमेंट और सेट बी का एक एलिमेंट, दोनों को साथ में ऐसे लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा कार्तीय गुणनफल। और ये भी एक संबंध है, यानी सेट ए का एक एलिमेंट और सेट बी का एक एलिमेंट, दोनों को साथ में ऐसे अरेंज करके लिख दो तो ये आपका बन जाता है एक संबंध। ओके बच्चों, और यहाँ से अभी देखो 2 का 4 के साथ में रिलेशन, तो 2,4 समझ में आ रहा है ना। 2 कहाँ से है, 2 आपका सेट ए से है, देखो 2 सेट ए से है, और यहाँ पे आपका 4 कहाँ से, तो 4 आपका सेट बी से है। ठीक है बच्चों, और एक समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक 3, यानी सेट ए का एलिमेंट 3 और सेट बी का एलिमेंट भी 3, तो 3 3 के साथ में संबंधित है, यानी एक इसका जोड़ा बन जाएगा। तो बच्चों समझ में आया, तो सेट ए का सारा जो एलिमेंट है वो सेट बी के सारे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से कोई एक नहीं जुड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो आपका कार्तीय गुणनफल बन जाएगा, वो कहलाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को जो यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी, ये पूरा का पूरा एक संबंध है, रिलेशन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर, ओनली आर, और आर में आप लिख सकते हो कि 1 का 5 के साथ में संबंध। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 2 का 4 के साथ संबंध, बस इतना भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे 3 का 3 के साथ संबंध, ये भी आप लिख दो, यानी तीनों मिला के लिखोगे तब भी चलेगा। और इन दोनों में से किन्हीं 2 को साथ में लेके चलो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक R1 रिलेशन निकाल रहा हूँ, यही ए क्रॉस बी, देखो नॉर्मली ए क्रॉस बी को आर बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, तो इसीलिए मैं इस ए क्रॉस बी को केवल और केवल आर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक संबंध है। तो यहाँ पे ना मैं एक R1 नाम का रिलेशन दिया, और ये R1 आपका इसी ए क्रॉस बी में से किन्हीं 1 या 2 एलिमेंट को साथ में लेके चलो, और ये कहलाएगा एक रिलेशन। जैसे 1 का 5 के साथ में संबंध, तो ये आपका बनेगा 1,5। ठीक है, 1,5। और सुनो, और देखो यहाँ पे 2 का 4 के साथ में रिलेशन, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा 2,4, बस ये भी एक रिलेशन है, यानी ये रिलेशन नंबर 1 मान लिया। मान लो कोई रिलेशन 2 है, यानी दूसरा संबंध कोई है, तो यहाँ पे R2 हो गया। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को, सेट ए का एक अवयव, एक एलिमेंट, एक तत्व सेट बी के किन्हीं एक एलिमेंट, एक तत्व से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं नया संबंध का नाम दिया हूँ जिसका नाम है R2, और इस R2 में देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, मैं ना यहाँ पे करवा दे रहा हूँ 2 का मान लो 5 के साथ रिलेशन। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, एक एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया एक एलिमेंट, देखो ए वाला, देखो 2 हो गया ए से, और यहाँ पे 4 हो गया बी से, या 5 ले लो, 5 हो गया बी से, तो 2,5 हो गया। एक 3,4 ले लो, तो 1 हो गया 3,4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक रिलेशन है, दूसरा रिलेशन। ऐसे ही आप कई रिलेशन बना सकते हो, कितने रिलेशन पॉसिबल है आप कई बना सकते हो, तो ऐसे ही आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कार्तीय गुणनफल ही आपका रिलेशन संबंध होता है, जो किन्हीं 2 समुच्चय के बीच के अवयवों का जोड़ होता है। जोड़ मतलब मिला के, इकट्ठा करके, जोड़ा। ठीक है, पेयरिंग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे देख लो, अगर आप लोग को लिखना है संबंध का परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि संबंध 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के बीच संबंध होता है। ठीक है, तो ये ए एक अलग समुच्चय, बी एक अलग समुच्चय, और ए और बी समुच्चय के बीच में जो संबंध है, ये आपका एक संबंध है रियल में। तो यही इस परिभाषा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संबंधों के प्रकार क्या होता है। तो संबंधों के प्रकार को समझने के लिए आपको आना चाहिए उप समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो उप समुच्चय अगर आपको समझना है सही से, तो आपके इसी चैनल में वीडियो में अच्छे से इस वीडियो को बना दिया गया है कि उप समुच्चय क्या है, इंटरवल क्या है, अंतराल जिसको बोलते हैं, समुच्चय क्या है, ये सारे के सारे वीडियो आपके इस चैनल पे मिल जाएंगे आराम से। आप जाके इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या तो अभी इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आप पहले यहाँ पे समझ लो इस चीज़ को, और ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर सेट समुच्चय नहीं समझ में आ रहा है, उप समुच्चय नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाके चैनल पे विजिट कर लें, आपको वीडियो मिल जाएगा, अच्छे से इसको समझ लें पहले। ठीक है बच्चों, और अगर आपको CU2 में अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही। तो बच्चे यहाँ पे संबंध के प्रकार दिया है। संबंध के प्रकार क्या है कि इसमें पहला होता है प्रतिवर्ती संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, एक होता है सममित संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, और एक होता है भी आपका संक्रमक या संक्रामक, सकर्मक या संक्रामक भी इसे हिंदी में बोलते हैं संबंध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और अगर ये तीनों ही एक जैसे हो तो इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। यानी एक संबंध और होता है तुल्यता संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं अगले पेज पे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ततुल्य संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि
यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस तरह हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव मतलब एलिमेंट जो होते हैं, और स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, यानी खुद से आर द्वारा संबंधित हो, और आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो आर एक रिलेशन है, आर क्या है, एक संबंध है, वही जो ए क्रॉस बी आप निकालते नहीं हो। तो नहीं समझ में आया, चलो समझाते हैं। यहाँ पे देखो, एक हम लोग देखते हैं अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल, है ना, तो तब आपको सही से समझ में आएगा ये चीज़। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, और ये सेट ए के जो एलिमेंट है वो 1,2,3 है, ठीक है बच्चों। और अगला देखो, इसमें क्या बोला है कि यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस तरह हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, यानी जो समुच्चय ए हो वो खुद से ही जुड़ा हो। तो अगला भी जो आपको सेट लेना है ना, वो सेट ए ही लेना है, ठीक है, 1,2,3, क्योंकि ये रूल होता है भैया कि जो स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है, प्रतिवर्ती संबंध यहाँ पे लिखा है, इसको स्वतुल्य भी बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रतिवर्ती लिखा है, इसको, इसका दूसरा नाम स्वतुल्य संबंध भी होता है, ठीक है। तो जो स्वतुल्य संबंध होगा वो आपका जो एलिमेंट होगा, सेट का एलिमेंट, वो खुद से जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसको समझते हैं सही से, पहले इधर बगल में, जैसे मान लो यहाँ पे आपका कोई ए नाम का एलिमेंट है जो किसी सेट ए में उपस्थित है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये कोई रिलेशन तब कहलाएगा जब ए खुद के साथ में रिलेट करेगा, यानी खुद के साथ संबंधित होगा, तो ये आपका एक संबंध कहलाएगा आर, ठीक है बच्चों। तो ये रूल है, ये आपको जो दिख रहा है आपको सामने, ये पूरा का पूरा एक रूल है, नियम है कि एक एलिमेंट खुद के साथ में संबंधित हो तो वो आपका एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आर एक संबंध है यहाँ पे जिसका नाम है स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन या प्रतिवर्ती संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यही बता रहा है कि जो ए नाम का एक समुच्चय है, ए 1,2,3, वो खुद के साथ में रिलेट करेगा, मतलब कि हम लोग निकालेंगे इसका कार्तीय गुणनफल। तो इसका निकालो कार्तीय गुणनफल, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, देखो 1,1, यानी एक ए का एलिमेंट और एक ए का एलिमेंट, यानी खुद के साथ रिलेशन, तो 1,1 बन जाएगा। अगला 2,2 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्या बनेगा, 3,3। तो समझ में आ रहा है ये चीज, देखो जरा। तो इसके जो हर एक एलिमेंट, सेट ए के जो हर एक एलिमेंट है, एक के साथ में संबंधित है, दो के साथ संबंधित है, तीन के साथ संबंधित है, तो खुद का जो पेयरिंग होगा खुद के साथ होगा, तो ये चीज कहलाएगा आपका स्वतुल्य संबंध, ठीक है, प्रतिवर्ती संबंध, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझना पड़ेगा। अब इस ए क्रॉस ए को आप बोल सकते हो आर है ना, एक रिलेशन है ना, आर बोल दो इसको। तो आर बराबर जो आपका निकाले वही 1,1, 2,2, यहाँ पे 3,3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि एक एलिमेंट जो ए होगा वो खुद से संबंधित होगा, तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्वतुल्य संबंध का काम खत्म। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं हम लोग सम्मित संबंध क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो सम्मित संबंध को समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ऐसा संबंध जो सेट, यहाँ पे देखो ये सेट ए है, ये तो सेट ए का एक तत्व उसी सेट ए के दूसरे तत्व से संबंधित हो। जैसे एग्जाम्पल से देखो ध्यान से, एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कोई सेट ए हो जिसके एलिमेंट हो 2,3,4, और ये जो 2 है वो 3 से संबंधित हो, ठीक है। तो ये एक संबंध आर कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध। इसका जो रूल होता है, इसको जो हम लोग दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो ऐसे होता है कि मान लो कोई ए बी, ये 2 मतलब एलिमेंट है, और जो दोनों के दोनों आपके सेट ए में आ रहे हो, यही भैया मान लो ये ए एक सेट है जिसमें आपका ए क्या हो, बी हो, 2 एलिमेंट हो, ठीक है, 2 एलिमेंट हो, ये ए बी नाम का 2 एलिमेंट हो। तो ऐसे तो लिखते हैं इसको कि ए बी ए से रिलेट करता है, बी तो इसको बोलते हैं ना बिलोंग टू। तो ए और बी किससे संबंधित है, ए से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया कि जो आपका ए बी हो वो भी एक संबंध हो, ठीक है, आर से, और जो इसका उल्टा कर दो, बी ए भी क्या हो, संबंधित हो आर से, यानी ए बी के साथ संबंधित हो और बी ए के साथ संबंधित हो। समझ में आया, मतलब कि यहाँ पे 2,3 जो हो आपका वो एक संबंध हो, यानी 2 3 से संबंधित हो और 3 2 से संबंधित हो, ये चीज। तो अगर 2 एलिमेंट आपस में एक दूसरे से संबंधित हो तो वो कहलाता है आपका सम्मित संबंध, ठीक है। तो समझ में आया। तो ध्यान से देखना, पहले ये जो सेट ए दिया है हम लोग ना इसका एक रिलेशन बना लेते हैं।
देखो रिलेशन किस तरह बनाते हैं, तो इसी सेट का जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखो R बराबर, देखो रिलेशन भी एक सेट ही होता है, एक संबंध होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 2 का 2 के साथ संबंध, तो 2 का 2 के साथ क्या होगा, 2,2 होगा, ठीक है। और फिर 3 का 3 के साथ संबंध, तो 3,3 होगा। और 4 का 4 के साथ संबंध, तो क्या होगा, 4,4 होगा। इतना समझ में आया। फिर 2 का 3 से संबंध, तो 2,3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का 4 से संबंध, तो 3, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर 3 का 2 से संबंध, तो 3,2 हो जाएगा। फिर 4 का 3 से संबंध, तो 4,3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप इन एलिमेंट को आपस में कई बार संबंधित करा सकते हैं, यानी खुद का खुद के साथ या बगल वाले के साथ, ऐसे लिखते हैं इसको, देख लो अलग अलग करके ऐसे लिखते हैं। तो समझ में आ रहा है। देखो इसे ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि एक का नाम मान लो राहुल है, ठीक है, और एक का नाम मान लो यहाँ अमन है, ठीक है, और एक का नाम मान लो यहाँ श्याम है। इतना ठीक है। देखो मान लो कि राहुल अमन का दोस्त है। किसका दोस्त है, राहुल अमन का दोस्त है, ठीक है। और अमन श्याम का दोस्त है। अमन किसका दोस्त है, श्याम का दोस्त है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल फिर श्याम का दोस्त होगा, होगा, है ना। जैसे राहुल अमन का दोस्त है और अमन श्याम का दोस्त है, तो राहुल किसका दोस्त होगा, श्याम का दोस्त होगा। ये इस तरह समझ लो कि राहुल अमन का भाई है और अमन श्याम का भाई है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल भी श्याम का भाई होगा। अगर दोस्त से नहीं बैठ रहा है तो आप भाई मान सकते हो। जैसे राहुल अमन का भाई, अमन श्याम का भाई, तो राहुल श्याम का भाई होगा, इस तरह। यानी ये अगर इसमें हम लोग एक रिलेशन बनाए, तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि राहुल ए से संबंधित है और अमन श्याम से संबंधित है, तो भैया आपका राहुल श्याम से संबंधित होगा या श्याम राहुल से संबंधित होगा। तो ये एक रिलेशन है, एक संबंध है, ठीक है। ऐसे ही नंबर्स होते हैं, एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो 2 2 के साथ में, 3 3 के साथ में, 4 4 के साथ में। तो 2 3 के भी साथ में हो सकता है, 3 2 के साथ हो सकता है, 3 4 के साथ हो सकता है, 4 3 के साथ हो सकता है। ऐसे आपका ये कई हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बनाए, बस हम लोग को यहाँ चेक करना है, कि जो ये रूल है कि जो एक एलिमेंट है ए बी से संबंधित हो और बी ए से संबंधित हो, ये चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब 2 3 से संबंधित हो और 3 2 से संबंधित हो। तो देखो है यहाँ पे कहीं, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका 2,3 है ना, 2,3 है, लेकिन कहीं 3,2 है। देखो ये 3,2 भी है। तो इस पूरे एक रिलेशन में आपका 2,3 भी आ रहा है और 3,2 भी आ रहा है। मतलब अगर 2 3 और 3 2 किसी संबंध में मिल जाए तो वो कहलाएगा आपका सम्मित संबंध। तो ये आपका कौन सा संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं संक्रामक संबंध, जिसको बोलते हैं सकर्मक संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये क्या होता है आपका संक्रामक संबंध, कि वह संबंध जिसका पहला तत्व दूसरे तत्व से संबंधित हो और दूसरा तत्व तीसरे तत्व से संबंधित हो। तो पहला तत्व तीसरे तत्व से संबंधित होता है। यानी वही जो आपका समझ में ये नहीं आया ना, तो यहाँ समझते एग्जाम्पल वही राहुल अमन श्याम वाला। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ना कुछ और नाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, एक का नाम मान लो राम है, एक का नाम मान लो श्याम है, ठीक है, राम श्याम। और एक का नाम मान लो, चलो इसका नाम मान लो अमन है, इसका नाम मान लो अमन है। तो ध्यान से देखना इन तीनों के बीच में रिश्ता क्या है, यानी कि संबंध क्या है। तो भैया राम श्याम का भाई है, राम क्या है, श्याम का भाई है। और श्याम अमन का भाई है, श्याम किसका भाई है, अमन का भाई है, श्याम अमन का भाई है। तो जाहिर सी बात है कि राम फिर अमन का भाई होगा, है ना। यानी राम श्याम का भाई है, श्याम अमन का भाई है, तो राम अमन का भाई होगा या अमन राम का भाई होगा। तो यहाँ पे जो ये रिलेशन बनेगा, एक संबंध बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा कि जो भैया राम है वो श्याम का भाई है, तो ये एक रिश्ता बन जाएगा। और या आपका बन जाएगा ये कि जो श्याम है, उल्टा कर दो ना, और क्या, श्याम राम का भाई है, उल्टा कर दो ये। और या आपका ये बन सकता है कि श्याम अमन का भाई है, श्याम अमन का भाई है। या आपका ये बन सकता है कि अमन श्याम का भाई है। ऐसे भी तो कर सकते हो, ऐसे बहुत सारा आप रिश्ता रिलेशन बना सकते हो कि अमन जो है वो किसका भाई है, श्याम का भाई है, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट, या अमन राम का भाई या राम अमन का भाई है। तो इतना सारा रिलेशन आपके सामने ये बन सकता है, ठीक है, एक आपके रियल लाइफ में। ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही नंबर के साथ में रिलेशन होता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है, जो किसी सेट ए में है,
अरे यही एक मान लो सेट है ए इक्वल टू जो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों के तीनों एलिमेंट किस में है, सेट ए के अंदर है, जिसमें क्या होगा कि ए बी से संबंधित होगा और बी सी से संबंधित होगा, ए बी से संबंधित और बी सी से संबंधित। तो जाहिर सी बात है कि ए सी से संबंधित होना पड़ेगा, जस्ट इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि ए कॉमा बी एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, इसको ए कॉमा बी बिलोंग टू आर बोलेंगे, और बी सी से संबंधित है तो बी कॉमा सी बिलोंग टू आर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका ए सी से संबंधित होगा, तो यहाँ पे बिलोंग टू आर बोलेंगे। ये एक रूल है ट्रांजिटिव, है ना, पहचानने का। तो संक्रामक पहचानने का ही तरीका है, रूल है। किसी सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी ए बी से संबंधित और बी सी से संबंधित, तो जाहिर सी बात है कि ए सी से भी संबंधित होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको हम लोग सही से समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होने वाला है, हम ध्यान से इसको देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट ए मानते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट मान लो, ठीक है, एलिमेंट मतलब तत्व। तो ये आपका एक ये एग्जाम्पल है जिसमें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे एक सेट ए है जिसके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, और यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक रिलेशन। तो रिलेशन देखो किस तरह बनता है, तो ये बनता है एक खुद के साथ में संबंधित होता है, देखो एक के साथ से संबंधित, दो के साथ संबंधित, यानी खुद का खुद के साथ में रिश्ता, एक ये भी रिश्ता है, और तीन के साथ में संबंधित है। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक दूसरे से संबंधित होगा, तो एक दो के साथ से संबंधित, फिर दो एक के साथ संबंधित, ठीक है इतना, फिर देखो दो तीन से संबंधित होगा, ठीक है इतना, फिर तीन दो से संबंधित होगा, तीन आपका दो से संबंधित होगा, और कुछ कर सकते हैं, एक तीन से संबंधित हो सकता है, फिर तीन एक से संबंधित हो सकता है। ऐसे आप कई बना सकते हैं, कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है, ऐसे आप कई बना सकते हैं। ये एक रिलेशन बनाए समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो एक R1 नाम का रिलेशन बनाओ, और जिसमें आप ऐसे बोल दो कि एक से संबंधित है, दो से संबंधित है, और तीन से संबंधित है। देखो ध्यान से, ये एक बन गया रिलेशन। एक आप रिलेशन दूसरा बना लो और जिसमें आप बोल दो कि एक दो से संबंधित है और दो एक से संबंधित है, एक ये बन सकता है भैया। और एक आप बना सकते हो तीसरा रिलेशन जिसमें आप बोल सकते हो कि एक दो से संबंधित हो और दो एक से संबंधित हो और एक से संबंधित हो, ये भी एक रिलेशन बन जाएगा। यानी ये जितना R1 R2 R3 है, इस सब का सब ना इस रिलेशन R का सबसेट है, उप समुच्चय है। उप समुच्चय क्यों? क्योंकि 1, 2, 2, 3, इसी R के अंदर से निकल के आया है, एक नया रिश्ता बना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम इस रिलेशन में मतलब फाइंड करें कि इस नियम को कौन फॉलो करता है, तो बताओ ध्यान से कौन इस नियम को फॉलो करता है। चलो मैं एक यहाँ पे रिलेशन और लिख रहा हूँ जिसका नाम है मान लो R4, ठीक है, और इसको हम लोग चेक करते हैं। तो मान लो एक दो से संबंधित हो, ठीक है, दो तीन से संबंधित हो, तो देखो A, B हो गया, इसको देखो इसको A मान लो, तो A मान लो, इसको B मान लो, और इसको A, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो ये A, C होता है ना, देखो ध्यान से, ये A, C होता है ना, तो यानी 1, 3 भी इस रिलेशन में आना चाहिए। तो 1, 3 भी क्या इस रिलेशन में आ रहा है? तो ढूंढो यहाँ पे, देखो 1, 2 कहाँ है, देखो पहला क्या है 1, 2, देखो यहाँ पे A, B, यानी ये एक संबंध होना चाहिए, फिर B, C एक संबंध ये होना चाहिए, फिर A, C एक संबंध ये होना चाहिए, तब ये कहलाएगा ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। तो ढूंढो यहाँ पे कहाँ है, तो देखो ध्यान से 1, 2 यहाँ पर है, यानी 1, 2 B मिल गया, 2, 3 भी देखो है, 2, 3 भी है, ये भी मिल गया, यानी आपको 1, 2 मिल गया, 2, 3 मिल गया, यहाँ पे 1, 3 भी है। तो अगर ये तीनों के तीनों मिल जाएंगे उस रिलेशन में, तो आप फटाक से बोल देना कि जो यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, ये आपका जो संबंध यहाँ पे हमने बनाया है, ये पूरा का पूरा संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका समझने का तरीका है। और यहाँ पे ये रूल लिखा है कि कोई सेट ए होगा जो A, B, C होगा, जो एक दूसरे से संबंधित होगा, तो अगर इस रूल को सेटिस्फाई करेगा तो ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तुल्यता संबंध लिखा है। तो तुल्यता संबंध देखो क्या होता है कि ऐसा संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध जो आपका होता है कि ऐसा संबंध जो, सुनो ध्यान से, जो स्वतुल्य भी हो, ठीक है, दूसरा सम्मित भी हो, और तीसरा आपका ये संक्रामक भी हो। ठीक है, संक्रामक भी हो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्सिव। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक, और इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो ये सब का सब हो, तब ये तीनों आपका, यानी ये आपका तीनों का तीनों जो मिला के बनेगा वो बनेगा तुल्यता संबंध। क्या बनेगा ये? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इसका एक नाम और होता है समतुल्य संबंध। इसका एक नाम होता है समतुल्य संबंध, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों होना चाहिए ना, तो अगर ये तीनों हो जाएगा तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से, ठीक है, तब ये सही से समझ में आएगा। एक सवाल देखते हैं, आपका जो CUT टाइप क्वेश्चन है, ये CUT में क्वेश्चन आपके इस तरह बनते हैं। क्वेश्चन आसान आते हैं, जिस तरह आपकी क्लास 12 में क्वेश्चन रहते हैं ऐसे आपके CUT में क्वेश्चन रहते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हाई मिल सकता है, यानी लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया जाएगा, और ये वो भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे जब आपका ये टॉपिक्स पूरा का पूरा अच्छे से कवर होगा तब। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मान लीजिए एक सेट ए दिया है 1, 2, 3, यहाँ लिख लेते हैं इसको। सेट ए क्या दिया है? सेट आपका दिया है 1, 2, 3, ये एक सेट दिया है। फिर आगे इसी सेट का संबंध भी लिखा है, यानी रिलेशन आर, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। रिलेशन यहाँ आर क्या लिखा है कि 1 से संबंधित है, 2 से संबंधित है, और 3 से संबंधित है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और भी देखो यहाँ लिखा है, और भी लिखा है 1 2 से संबंधित है और 2 1 से संबंधित है, तो ये भी यहाँ पे आप लिख लो, 1 2 से संबंधित है और 2 1 से संबंधित है। ये आपका एक रिलेशन भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखो, निर्धारित करें कि जो आर संबंध है वो आपका स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। मतलब कि अगर ये तीनों हो गया भैया तो ये आपका क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ चेक करना है, और हो सकता है इसमें से कोई एक हो, यानी केवल और केवल स्वतुल्य हो, या संक्रामक हो, या सम्मित हो। अगर तीनों हो तो समतुल्य होगा। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात समझ लो कि आपका जो स्वतुल्य संबंध का रूल है वो क्या है, उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, और यहाँ एक पॉइंट वाली बात भी समझ रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई एक ए नाम का सेट था जिसमें आपके एलिमेंट मान लो A, B, C, ये एक सेट है जिसमें से क्या होता है कि आपका जो A होगा वो A से संबंधित हो, जो आपका बिलोंग टू एक संबंध होना चाहिए R। ठीक है, ये आपका स्वतुल्य होता है, यानी A 1 से संबंधित हो, आपका B से संबंधित हो, ठीक है, और आपका इसमें C से संबंधित हो। ये तीनों अगर रूल नियम फॉलो करता है, यानी तीनों के तीनों एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से नहीं, खुद से संबंधित हो, तो ये आपका स्वतुल्य कहलाता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या था? दूसरा आपका था सम्मित। दूसरा क्या था आपका? सम्मित संबंध। तो दूसरा आपका था सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहता है कि कोई ए सेट नाम हो जिसमें एलिमेंट A, B, C हो, और इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह के जो एलिमेंट हैं, इसका रूल है कि A B से संबंधित हो ना, ये एक रिलेशन R हो, और आपका B A से, यानी उल्टा उसी के, यानी A B से संबंधित हो तो B A से संबंधित होना चाहिए, तो ये कहलाता है आपका सम्मित संबंध। और तीसरा क्या था? तीसरा था आपका संक्रामक। क्या था आपका? ये संक्रामक। तो संक्रामक संबंध क्या बोलता है कि यही आपका मान लो सेट A है ABC, जिसमें से आपका A B से संबंधित हो, ठीक है, फिर अगला क्या था? B C से संबंधित हो, ये अगर ये हो C से संबंधित हो तो यहाँ पे A C से संबंधित होना चाहिए। ये आपका एक रूल है। ठीक है बच्चों, ये आपका एक रूल है कि A C से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई करता है तो ये एक तुल्यता संबंध बन जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली बात क्या थी, अगर आपका ये जो संबंध दिया हो वो सतुल्य हो, सम्मित हो, तो वो अपने आप संक्रामक संबंध हो सकता है। जरा ध्यान से बात समझना, हो सकता है ये नहीं कि होगा, हो सकता है, यानी कुछ पॉइंट ऐसा उसमें मिल जाएगा कि हम लोग यहाँ बना सकते हैं कि इस नियम को ये फॉलो करे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये सेट ए है और इसी सेट ए का जो संबंध है उसी खुद का जो एक दूसरे के एलिमेंट है वो खुद से संबंधित है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं सही से, इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। ठीक है, इसमें आ गए हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किसके लिए? स्वतुल्य के लिए।
तो सतुल्य के लिए मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि जो सेट ए का एलिमेंट हो वो खुद से संबंधित हो, ठीक है, खुद के साथ संबंधित हो। मतलब एक का एक से साथ संबंधित, दो दो से संबंधित हो और तीन तीन से संबंधित हो। तो देखो यहाँ पे एक एक से संबंधित है, दो दो से संबंधित है और तीन तीन से संबंधित है। मतलब यहाँ पे देखो जितने एलिमेंट है सबका एक यहाँ पे रिलेशन संबंध है। मतलब यहाँ पे लिखा है भैया आपका सब कि एक आपका सॉरी 1,2 नहीं है, यहाँ आपका यहाँ एक एक से संबंधित है ना, यहाँ पे देखो आर में आ रहा है, और यहाँ पे देखो ध्यान से दो दो से संबंधित है तो ये भी है आपका, और तीन तीन से संबंधित है तो ये भी है आपका। मतलब कि यहाँ पे सेट ए के हर एक एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है, मतलब ये सतुल्य है, सतुल्य ये चीज है। अगला चेक करते हैं, अगला क्या होता है, सम्मित। अगला होता है सम्मित। सम्मित आप जानते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ से क्या होना चाहिए कि 1,2 हो तो 2,1 भी हो, ठीक है बच्चों। यानी इसके जो एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। तो देखो इस पूरे में कहीं है, देखो यहाँ है ना ये, और क्या 1,2 बिलोंग टू आपका आर है, तो देखो 2,1 भी बिलोंग टू आर ए है ना, मतलब है ना यहाँ पे देखो 2,1 बिलोंग टू आर है। तो मतलब इस रूल को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर तो बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। अब आप ये मत बोल देना कि सर क्या ये भी देखना जरूरी है कि 2,3 बिलोंग टू आर है तो 3,2 भी बिलोंग टू आर हो, नहीं। अगर यहाँ पे आपको ये वाला चीज़ मिल गया कि 1,2 बिलोंग टू आर है तो 2,1 बिलोंग टू आर है, बस ये हो गया। बस एक मतलब किन्हीं मतलब दो ही एलिमेंट को अगर एक दूसरे से संबंधित दिखा दिए तो वो चीज़ आपका सम्मित बन जाएगा। तीसरा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस संक्रामक में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप नहीं बोलना, क्योंकि अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे इस संबंध में अगर दिया होता तो हम लोग लिख देते, लेकिन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पहचान लिए ना कि इसका हर एक एलिमेंट खुद के साथ संबंधित है, तो ठीक है, ये तो सतुल्य हो गया। यहाँ 1,2 है तो 2,1 है, तो ये आपका सम्मित हो गया। संक्रामक में आओ, उसको चेक करते हैं। तो तीसरा क्या होता है आपका संक्रामक। तीसरा आपका होता है संक्रामक, जिसका रूल क्या था, ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो तो ए सी से संबंधित होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखना कि 1 2 से संबंधित हो, 2 3 से संबंधित हो तो 1 3 से संबंधित होना चाहिए। मतलब जो ये सेट आपका दिया है, ध्यान से देखो यहाँ पे 1,2,3, ये क्या है यहाँ पे कि 1 भैया 2 से संबंधित हो, ठीक है, 2 3 से संबंधित हो, तो यहाँ पे 1 3 से संबंधित होना चाहिए, ये होता है आपका रूल। लेकिन क्या ये तीनों को तीनों एलिमेंट इस रिलेशन में दिया है, मतलब जो हमें गिवन है उसमें दिया है? तो जरा ध्यान से देखना, 1,2 तो है, ठीक है, 2,3 है, नहीं है, देखो कहीं है 2,3, और ना यहाँ पे देखो 1,3 है। तो क्या हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि ये जो चीज़ दिया है वो संक्रामक नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ये संबंध दिया है वो संक्रामक नहीं है, वो संक्रामक हो सकता है। किस तरह हो सकता है? तो इस तरह हो सकता है। देखो ध्यान से, रूल होता है ए कॉमा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब इसमें से कोई एक को उठाओ, मान लो पहला ही ले लो, 1,1 है ना, 1,1 बिलोंग टू आर है ना। मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो एक है इसको ए मान लेंगे और जो ये दूसरा वाला एक है इसको बी मान ले। क्या फर्क पड़ता है ना, अरे ए एक की जगह पे, बी एक की जगह पे, तो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है। अगला क्या होता है, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, ये तो होता है। अब बी कॉमा सी क्या माने भैया, तो बी कॉमा सी आप मान लो, 2,2 मान लो, क्या प्रॉब्लम है, मान सकते हो ना, संक्रामक है। यहाँ पे पॉइंट वाली बात यही है। तो 2,2 आप मान लो कि ये बिलोंग टू आर है, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो बी क्या हो गया, तो यहाँ पे जो अगला, अच्छा यहाँ पे देखो बी अगला एलिमेंट देखो, यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखो बी यहाँ पे क्या है 2,2, तो बी यहाँ 1 और यहाँ 2। क्या कोई यहाँ पे ऐसा एलिमेंट हो जो बी 1 हो, जैसे 1,1, तो यहाँ पे जैसे ये इसको हम ए माने, इसको बी माने, तो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है। लेकिन जब हम लोग इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे भैया, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे देखो बी 1 है लेकिन यहाँ बी 2 है। तो ये वाला जो एग्जांपल है 2,2 ये बिलोंग टू आर, इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगला कोई ऐसा लो जो अगला कोई संबंध, कोई पेयरिंग, कोई जोड़ा दिया हो जिसमें आपका पहले वाले में जो बी का मान 1 है वो अगले वाले में भी बी का मान 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना,
इस चीज़ को भैया हम लोग नहीं ले पाएंगे, तो इस चीज़ को हम लोग स्किप करेंगे और इसको हम लोग इस रिलेशन में नहीं लेके आएंगे। अगला कोई सोचो जो b का मान 1 बनता हो, क्योंकि ये नियम होता है ना इसका ये नियम है कि आपका जो अगला एलिमेंट हो b कॉमा सी वो बिलोंग टू r होना चाहिए। मतलब b यहाँ 1 है, देखो ढूंढो यहाँ पे कहीं और के ढूंढो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 कॉमा, देखो यहाँ 1 कॉमा 2 है, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे 1 है तो इसको आप b मान लो, इसको आप c मान लो, क्या प्रॉब्लम है और क्या। यानी हम लोग को 1,2 लिखना पड़ेगा b कॉमा सी की जगह पे, जो बिलोंग टू आपका ये r होगा, जो बिलोंग टू क्या होगा आपका ये r होगा। तो ये चीज़ हम लोग को मिल गया, सिंपल। अब क्या बचता है आखिरी में, आखिरी में ही बचता है कि a कॉमा सी बिलोंग टू r होना चाहिए, है ना। यानी a कॉमा सी बिलोंग टू r होना चाहिए, यही आखिरी रूल है। ठीक समझ आ रहा है ना। मतलब कि जरा ध्यान से देखना, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे 2 है, तो क्या इस पूरे संबंध में 1,2 कहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या था, देखो ध्यान से देखो 1,1 बिलोंग टू r और यहाँ पे 1,2 बिलोंग टू r, तो अगला क्या है a कॉमा सी, यानी 1,2 बिलोंग टू r। तो अगला जो आपका होना चाहिए वो a 1 होना चाहिए और c का मान भैया आपका यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो अगेन यहाँ बोल दो, यही अगेन बोल दो ना कि 1,2 बिलोंग टू r है। मतलब अगर यहाँ पे आपको 2 मिल गया, सम्मित संक्रामक है तो वो सॉरी स्वतुल और सम्मित है तो संक्रामक अपने आप होगा, ये आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप अगेन बोल देना 1,2 बिलोंग टू r, जो आपका ये रियल में संक्रामक बन जाएगा। या अगला अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई अगला एलिमेंट ले लो, उसको आप दिखा दो। जैसे यहाँ पे क्या करोगे, इसको a और b मान लो, तो 1,1 बिलोंग टू r में यहाँ पे ना एक नया बना दे रहा हूँ, दोबारा एक एग्जाम्पल लेके और कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसी के अंदर से निकाल के एक दूसरा, ऐसे मान लो यहाँ पे 1,1 बिलोंग टू r हो, इतना ठीक है। जो आपका ये a हो गया, ये वाला आपका b हो गया, बिलोंग टू r वाले रूल को ये फॉलो करता है। अगला मान लो, अगला यहाँ पे b का मान 1 है तो b कॉमा सी एक नया एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 1,2 बिलोंग टू r हो, ठीक है। जो ये आपको फॉलो करता है b कॉमा सी वाले रूल को। तो यहाँ पे रूल क्या होता है कि a कॉमा सी बिलोंग टू r होना चाहिए। तो अगेन भैया a की जगह पे 1,2 बिलोंग टू r है, मतलब है ना, वो अगेन तो आ रहा है ना, इसका मतलब नहीं कि डबल बार आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल बार आने का मतलब कि खुद का रिलेशन खुद के साथ में, और ये ऐसा पॉसिबल है, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे जो है आपका ये संक्रामक संबंध। तो ये आपका भैया स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो यहाँ से आप बोल दोगे कि ये पूरा का पूरा जो संबंध है वो समतुल्य संबंध है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ये आपका नंबर सिस्टम टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें नंबर्स आते हैं, ABCD आते हैं, तब थोड़ा हो सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि a बराबर 1,2,3, ठीक है, ये समुच्चय दिया है, पर तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है, यानी अधिकतम संख्या कितनी है। यानी जो तुल्यता संबंध है आप कितने संबंध बना सकते हैं। तो सभी लोग को मालूम है कि किसी समुच्चय A से संबंध आपके कई बन सकते हैं ना। जैसे क्या क्या बनते हैं, जो ये R नाम का संबंध होता है वो आपके इसी सेट A से बनते हैं। तो 1 से संबंधित होता है, 2 से संबंधित होता है, और यहाँ पे आपका 3 से संबंधित होता है। ठीक है, इतना ये होता है आपका स्वतुल्य संबंध। क्या बताना है, देखो तुल्यता, तो आपको यहाँ R नाम का ऐसा संबंध बनाना है जो तुल्यता हो। तुल्यता मतलब कि आपका स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। तो ये आपका बन गया तुल्यता संबंध। अगला बनाएंगे संक्रामक, वो सम्मित संबंध। तो क्या हो सकता है कि 1,2 बिलोंग टू अगर R है, 2,1 बिलोंग टू R होना चाहिए, ये आपका बन गया सम्मित। अगला क्या बना सकते हैं, संक्रामक संबंध बना सकते हैं। संक्रामक में क्या बनाएंगे, संक्रामक में आपका क्या होता है, a, b बिलोंग टू R हो तो b, c बिलोंग टू R होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1, 2 से संबंधित है भैया, 2, 3 से संबंधित है, नहीं है, तो क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2, 3 से संबंधित लिख सकते हैं। तो अगर 1,2 से संबंधित हो, 2, 3 से संबंधित हो, तो एक आपका 3 से संबंधित हो सकता है। ये हम लोग को अपनी तरफ से बनाना है ये चीज़। देखो तो इसमें हम लोग तीनों दिखा दिए, ये एक पहला बन गया, तो ये आपका पहला रिलेशन है। अगला रिलेशन आप कैसे बना सकते हो, जरा इसको देखो। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, 1 से संबंधित हो, 2 से संबंधित हो, ठीक है, और 3 से संबंधित हो। अगला आपका जो हो, मान लो 2, 3 से संबंधित हो और 3, 2 से संबंधित हो, इतना ठीक है। और मान लो यहाँ पे आपका 1, 2 से संबंधित हो और आपका 2, 3 से संबंधित है, 3, 1 से संबंधित हो, ठीक है,
और यहाँ पर 1 3 से संबंधित हो, इतना। तो ये भी आपका चाहे देख लेना कि देखो ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 ये है स्वतुल्य है, 2 3 3 2 सम्मित है। अगला होता है संक्रामक। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ए बी से देखो 1 2 से संबंधित है, इतना ठीक है। और देखो यहाँ पे 2 3 से संबंधित है, ऐसे से कर लो मान लो, या ऐसे ही आप मान लो कि यहाँ पे आप ले सकते हो, इसको मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, 1 1 से संबंधित है और यहाँ 1 2 से, तो 2 1 से संबंधित है कहीं, तो कहीं इसमें 1 संबंध नहीं है। तो अगला लो, फिर अगला चेक करो, देखो ध्यान से 2 3 से संबंधित है, 3 2 से संबंधित है, तो क्या 2 से 2 संबंधित है ना, ये देखो, तो ये आपका संक्रामक हो गया। तो ऐसे ही आप कई रिलेशन इसमें बना सकते हो। ऐसे ही आपको R3 बनाना है अपने मन से, ठीक है। ऐसे ही आपको R4 बनाना है, ऐसे आपको R5 बनाना है, और ऐसे ही आपको R6 बनाना है। और आपको चेक करना है कि कितने पॉसिबल इसमें ये संबंध बन सकते हैं जो आपके तुल्यता संबंध कहलाएंगे। तो कुल मिला के इसमें आपके जो संबंध बनेंगे वो बनेंगे 5। 5 आपको सही है, लेकिन आपको मैंने इसमें 2 बना के दिखा दिया है। आपको 3 4 5 संबंध बनाना है और बना के आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना जरूर है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है फलन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन आपका कुछ इस तरह से काम करता है कि मान लो एक जो मिक्सर मशीन होती नहीं है, मिक्सर मशीन वो क्या करती है, आप उसमें खड़े मसाले डालते हैं और आपको पीस के पतले मसाले बना देती है ना। तो ऐसे ही कुछ फंक्शन काम करता है कि आप इसमें कुछ नंबर डालेंगे और आपको ये नया नंबर बना के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच का संबंध है, जहाँ प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट होता है। मतलब मान लो कोई सेट ए हो जिसमें आपको 1 2 3 दे दिया जाए, तो ये एक नया सेट बी बना के दे जो आपका 1 हो, एक नया सेट बी बना के दे जो यहाँ पे आपका 1 हो। मान लो 1 ही बन जाए, 1 ही बन जाए, मान लो 2 4 बन जाए और 3 मान लो 9 बन जाए, ठीक है। तो ये वाला इसको सेट ए बोलते हैं, इसको सेट बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रांत और इसको बोलते हैं सह प्रांत, ठीक है। डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो प्रांत वाला जितना एलिमेंट होता है वो सेट ए में लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 और नया एलिमेंट क्या बनेगा 1 4 और यहाँ पे 9। ये इस चीज़ को बोलते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। तो यहाँ 1 1 से संबंधित होता है, 2 4 से संबंधित हो और 3 9 से संबंधित हो, ठीक है। मतलब 1 का जो नया रूप मिला है वो 1 मिला है, 2 को नया रूप 4 मिला है, 3 को नया रूप 9 मिला है। तो एक नए मतलब एक नंबर के कुछ नए नंबर बन जाए, खुद भी बन सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं, मतलब 2 का 2 बन सकता है, 3 का 3 बन सकता है, ठीक है। ऐसा भी तो वो सारा होता नहीं है कि चलने में पानी डालो तो नीचे क्या गिरेगा, पानी ही गिरेगा ना। लेकिन जब चलने में आप आटा डालोगे तो आटे में जो उसका व्हाइट वाला हिस्सा है वो पूरा गिर जाएगा और जो उसकी भूसी होती है उसी में रह जाती है। ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। यानी 1 का 1 भी मिल सकता है, जरूरी है मिलना। 2 का 2 को 4 नया नंबर मिल गया, 3 का 9 नया नंबर मिल गया। तो ये कहलाता है आपका फंक्शन, फलन। तो फलन भैया आपका एक मैपिंग होता है जिसको प्रदर्शित करते हैं, आपको ये एफ से प्रदर्शित करते हैं और जिसमें ये सेमी कॉमा लगाते हैं। और यहाँ हम लोग बताते हैं कि एक सेट ए होता है जिसका सारा का सारा एलिमेंट एक नया एलिमेंट, नया तत्व बनाता है जिसको आप सेट बी बोलते हैं। फंक्शन को आप ऐसे प्रदर्शित करते हैं एफ ए टू बी, या आप इस पूरे के पूरे फंक्शन को बी टू ए भी बोल सकते हैं ये। लेकिन ये फंक्शन कहलाता है आपका प्रतिलोम फलन। क्या कहलाता है? प्रतिलोम फलन। ये चीज क्यों? क्योंकि एफ ए से बी सीधा है और बी से ए करेंगे तो उल्टा है, तो ये कहलाता है आपका प्रतिलोम फलन। और फलन आपके कई रूप में होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? जैसे मान लो कोई फंक्शन x के फॉर्म में है तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो सकता है, या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, या आपका एक्स क्यूब हो सकता है, या आपका मॉड x हो सकता है, या आपका मॉड x माइनस 1 हो सकता है, ठीक है बच्चों। या आपका फंक्शन साइन x में हो सकता है, साइन x के रूप में। ऐसे ही आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आपके फंक्शन मान लो y के रूप में हो सकते हैं, f ऑफ y के रूप में, जैसे आपका हो गया y स्क्वायर। आपके फंक्शन t के रूप में हो सकते हैं, जैसे मान लो आपका t स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका t स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। आपके फंक्शन जो है s के रूप में हो सकते हैं, यानी s स्क्वायर माइनस s प्लस 1। फंक्शन आपके कई रूप में हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं फंक्शन फलन के प्रकार कितने होते हैं। तो फलन के प्रकार में जो हम लोग आएंगे तो फलन के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो है एकैकी फलन। ऑन टू फंक्शन ये आपके ना वन फंक्शन, ये आपकी क्लास 12 का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी सीयूटी में पूछा जाता है। बताओ, जो बच्चे ना क्लास 12 की तैयारी अच्छे से किए होंगे बढ़िया से,
है ना 11th में अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए ना CUT कुछ नहीं है, एकदम आसान है, आराम से आप निकाल लोगे जाके बढ़िया यूनिवर्सिटी से। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम कई सारी यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी है सब। अगर इससे आप पढ़ाई करेंगे ज़बरदस्त ना, तो आपका कुछ माहौल ही अलग रहेगा बच्चों। अगर आपका सपना है UPSC करने का, तो आपका डिग्री भी मायने रखता है कि आप किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे अच्छे कॉलेज का मतलब ये नहीं है, देखो डिग्री आप कहीं से ले लो BA, जैसे UPSC में जो मांगता है एक ग्रेजुएशन डिग्री मांगता है, तो वो आप कहीं से भी कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया वहाँ पे जब जाओगे तो आपको वहाँ एक माहौल मिलेगा, वहाँ पे एक मतलब बढ़िया ज़बरदस्त, जाके देख लो ना BHU की जो लाइब्रेरी है, बढ़िया बड़ी सी लाइब्रेरी है, मस्त लाइब्रेरी है। तो क्या सर हमको वहाँ पूरी किताबें पढ़ ली? नहीं भैया, आपको वहाँ की पूरी किताबें नहीं पढ़ ली, लेकिन वहाँ पे आपको एक माहौल मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से, पढ़ाई करने वाला माहौल मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको UPSC की तैयारी मान लो करनी है, तो आप चले जाओ वहाँ दिल्ली में JNU से तैयारी करो, और आप UPSC की तैयारी करो ज़बरदस्त विज्ञान नगर से, मुखर्जी नगर से। ठीक है बच्चों, तो ये सब ज़बरदस्त है आपके लिए सब। CUT की जो आप तैयारी अगर आप कभी किए होंगे, बहुत से बच्चे होंगे, एक दो बार बच्चे दिए होंगे, लेकिन नहीं हो पाया होगा, तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, इस बार आपको तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये टॉपिक, एकाएकी फलन क्या होता है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, तो हमने क्या किया है ना, इस पूरे टॉपिक का अलग अलग 15-15 मिनट 20-20 मिनट का वीडियो भी बना के रखा है आप लोगों के लिए, जाके आप इस चैनल पे देखें, विजिट करें। आपको मैंने शॉर्ट में बताया है, यानी आपको कम कम टाइम में पढ़ना है तो आप जाके वहाँ से पढ़ लें, और आपको एक ही वीडियो में सब कुछ चाहिए तो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग इस पूरे को देखते हैं, आज इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भैया आपका प्रतिलोम फलन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा, जो आपके CUET 2025 के मैथमेटिक्स के सिलेबस में आता है। तो नेक्स्ट भैया समझते हैं इसको। या एक तरह का फंक्शन यानी कि फलन होता है, इसमें प्रांत यानी कि डोमेन के हर तत्व को सह प्रांत के एक अलग अलग से जोड़ा जाता है। सिंपल, कुछ करना नहीं, ध्यान से समझो। यहाँ पे मान लो एक मतलब कि सेट है, समुच्चय है, जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ भी एक समुच्चय है जिसको सहप्रांत बोलते हैं, इसमें मान लो 2 है, 3 है, ठीक है, यहाँ 5 है मान लो, यहाँ 6 मान लो, यहाँ 7 मान लो, और यहाँ पे भैया आप 8 मान लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मान लो 1 2 से जुड़ा हो, 2 3 से जुड़ा हो, 3 5 से जुड़ा हो, और 4 6 से जुड़ा हो, 7 और 8 खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली हो सकता है। बस इतना याद रखना कि भैया आपका कोई भी एलिमेंट डबल नहीं जुड़ा हो सकता, मतलब 7 4 से नहीं जुड़ा हो सकता है, ठीक है, और 8 3 से जुड़ा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मतलब कि डबल डबल नहीं जुड़े होने चाहिए। और वैसे भी ना, अगर यहाँ पे आपके ये डबल डबल पेयरिंग है तो ये फंक्शन ही नहीं होता, फलन ही नहीं होता। ये एक रूल है फंक्शन का कि फंक्शन के भैया दो, मतलब कि देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट। यहाँ पे क्या लिखा था, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा था, फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच का संबंध है, जिसमें प्रत्येक इनपुट का आउटपुट होता है। तो इधर के जितने एलिमेंट है ये इनपुट है। तो देखो ध्यान से, क्या एक इनपुट के 2 आउटपुट हो सकते हैं? बताओ जरा, आप मशीन में एक आलू डालो तो क्या उस एक आलू का 2 आलू बन सकता है? भाई कोई जादू थोड़ी है कि एक कबूतर के 2 कबूतर बना दो, बोलो तो कबूतर में आसमान से नीचे उतार दो लाके, या वो है ना, था नहीं ऐसे कुछ एक करके वीडियो जो खेलमदारी वाले आते हैं दिखाने के लिए, तो बोलते हैं ना कि एक सिक्के के 2 सिक्के बना दे, 2 सिक्के के 3 सिक्के बना दे। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे ना, जादू नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ये भी आपका फिर फंक्शन ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब और है कि आपके इसमें जो एलिमेंट है ये आपके कुछ इस तरह से, देखो ये हो गया, ये फंक्शन ही नहीं है। और एक ही फंक्शन होने के लिए, वन फंक्शन होने के लिए सिंगल टाइम आपके ये जुड़े होने चाहिए। ठीक है बच्चों, सिंगल टाइम आपके जुड़े होने चाहिए, यानी 2 5 से, 3 6 से, 4 7 से, एक खाली है, कोई बात नहीं। मान लो यहाँ पे लिखा हो 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा हो तो 4 8 से जुड़ा होगा, कोई बात नहीं। मतलब सिंगल टाइम जुड़े होने चाहिए, डबल टाइम कोई भी जुड़े नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी लिखा था कि यह एक तरह का फलन होता है, इसमें प्रांत के, इसको प्रांत बोलते हैं, प्रांत के हर तत्व सह प्रांत की, इसको सह प्रांत बोलते हैं, कि अलग अलग तत्व से जोड़ा जाता है। बच्चों देखो इसको परिभाषित किस तरह करते हैं, तो मान लो आपका x1 और यहाँ पे एक x2, ये आपका कोई सेट A का एलिमेंट है। सेट A का एलिमेंट मतलब कि जो A है, इसमें x1, x2 नाम के 2 तत्व हैं। ठीक है, ये वही चीज लिखा है।
जिसमें से क्या होता है कि ये आपका x1 जो आपका x2 से रिलेट करता है, इसमें आपका ये जो फंक्शन ऑफ x1 होगा वो फंक्शन ऑफ x2 के बराबर होगा, ठीक है। जिसमें आप बोलोगे कि x1 बराबर क्या है, x2 है, ठीक है बच्चों। मतलब यहाँ पे जो आपका ये x1 का मान है, यहाँ पे आप x1 का मान रखेंगे तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट मिलेगा, यानी x1 का यहाँ पे एक अलग दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे x1 और बराबर x2 होने का क्या मतलब है कि ये वाला आप x1 मान लो, ये वाला आप x2 मान लो, ठीक है। ये इसको आप x1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, और इनके बीच का जो रिलेशन होता है, मैपिंग होता है, यानी जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो f(a)(b), ये फंक्शन कहलाता है। जिसमें जिसको जैसे x के फॉर्म में है तो इसको आप fx लिखोगे। जैसे जो अलग अलग मान है ना, ऐसे यहाँ पे देखो पहला मान क्या है, पहला मान आप इसको बोलोगे ये x1 का मान है, अगला जो मान मिला है ये y का होता है, जिसको आप x2 बोल सकते हो, 5 है, ठीक है। तो 2 5 के बराबर होना चाहिए। क्या हो सकता है इससे? कभी नहीं हो सकता, है ना। 2 5 के बराबर नहीं सकता, क्योंकि ये भैया जो आपका एग्जाम्पल है वो रेंडमली एग्जाम्पल है, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। अभी एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। तो बच्चों बस आपको इतना याद रखना है कि इसके जो हर एक एलिमेंट होंगे वो सिंगल सिंगल टाइम पर जुड़े होने चाहिए। 2 5 से, 3 6 से, 4 7 से और 4 8 से। अच्छा, 2 एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, 2 एलिमेंट नहीं चल पाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था 1 1 फंक्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका ऑन टू फंक्शन। ये भी आपका ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन टू क्या होता है कि यह एक ऐसा फलन होता है जिसमें प्रांत डोमेन के हर तत्व, है ना, सह प्रांत के कम से कम एक तत्व से जुड़े होने चाहिए, यानी कम से कम एक तत्व से तो जुड़े होने चाहिए। ये इसका भैया रूल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 7, मतलब जो आउटपुट है 7 है, वो 8 है, यहाँ पे 9 है और वो 10 है, और यहाँ पे मान लो 11 है। तो कम से कम एक बार जुड़े होने चाहिए। तो मतलब एक का जो भाई है वो यानी 1 7 से जुड़ा है, 2 8 से जुड़ा है और 3 9 से जुड़ा है और 4 10 से जुड़ा है। इसको आप 11 ले लो, क्योंकि फिर मैंने यहाँ पे डबल डबल सेम सेम एलिमेंट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ 11, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट एक दूसरे से एक एक बार जुड़े हैं, लेकिन देखो यहाँ पे एक एक खाली है। और क्या बोला है कि कम से कम भैया इसके सह प्रांत के हर एक एलिमेंट प्रांत के किन्हीं एक एलिमेंट से तो जुड़े होने चाहिए, ये लाजमी है, यानी ये बात लाजमी है, जुड़े होने चाहिए। यानी अगर ये 11 खाली है तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए भैया, एक एक बार तो जुड़े होने चाहिए। समझ में आ रहा है बात? ऐसा मान लो यहाँ पे मान लो कोई 5 हो और 5 का एक नया इसको, अच्छा इसको इमेज बोलते हैं, एक का जो 7 से जुड़ा है उसको 7 को इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब, जो एक इसका नया रूप है। मान लो यहाँ पे 5 हो और यहाँ मान लो 5 आपका जुड़ा हो 10 से, ये तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऐसे 11 दिया रहता, 11 तो मान लो 3 यहाँ पे और 5 था यहाँ पे। 1 मिनट, ये वाला जो एलिमेंट है इसमें ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखो हमेशा याद रखना कि जो नंबर ऑफ ए होगा इस कंडीशन में, जो भैया नंबर ऑफ ए होगा, नंबर ऑफ ए हमेशा भैया इसमें बड़ा होगा नंबर ऑफ बी से, ठीक है। नंबर ऑफ ए हमेशा नंबर ऑफ बी से बड़ा होगा या बराबर होगा। नंबर ऑफ ए जो होगा वो नंबर ऑफ ए से बड़ा होगा या नंबर ऑफ बी के बराबर होगा। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे ये एलिमेंट लिखे होते हैं x1, ये x2 और यहाँ पे ये x3, वो इस यानी ये सेट ए का एलिमेंट है, ये वाला सेट बी का एलिमेंट है, इसमें ए बी सी, यानी या तो ये इसके बराबर हो या तो ये वाले जो भैया बड़े हों, ठीक है। यानी बड़े हो सकते हैं या तो बराबर हो सकते हैं। इसे देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें कितने 3 है, तो 4 3 से क्या है, बड़ा है। और अगर मान लो यहाँ पे ये 4 नहीं होता तो बराबर होता, मतलब यहाँ इसमें भी 3 होता, इसमें भी 3 होता, तो या तो भैया बड़े हों या तो बराबर हो, ये इसका रूल है। इससे पहले वाले में ज़रा देख लो, उसकी भी समझ लो, लगे हाथ। इस वाले में देखो क्या रूल होता है, इस वाले में नंबर ऑफ जो ए होता है, नंबर ऑफ ए जो होता है ये छोटा हो या तो नंबर ऑफ बी से बराबर हो, यानी जस्ट उसी का उल्टा, ठीक है। ये छोटा है तो नंबर ऑफ ए से, नंबर ऑफ बी से छोटा हो या तो नंबर ऑफ बी के बराबर हो, क्योंकि भैया इसमें कम से कम नहीं, एक एक बार सबके साथ में जुड़े हों, कम से कम नहीं है, एक एक बार सबके साथ जुड़े हों। यानी अगर कोई एक एलिमेंट फालतू बी है नहीं जुड़ा है तो कोई बात नहीं, वो एक एक ही होगा। मतलब यहाँ पे जो बी है वो नंबर ऑफ जो ए होगा वो छोटा होगा नंबर ऑफ बी से। देखो जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, देखो जैसे इसमें आपके एलिमेंट है 5 6
7 और 11, 4 इसमें है और इसमें 3 ही है ना। तो 4 तो छोटा होगा ना, मतलब 4 तो बड़ा होगा ना 3 से, 3 छोटा होगा 4 से। ये बात ज़रा आप याद रखना, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इस पूरे एक एक ही फंक्शन को, एक एक ही फलन को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, किस तरह परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये क्वेश्चन आता है और इसको हम लोग को सॉल्व करना होता है, तो ये भैया कुछ इस तरह से देखो, आपका पूरा का पूरा जो CUT है ये ट्रिकी बेस है, मतलब ट्रिक पे ही सवाल लगा लेते हैं। कोई यहाँ पे क्लास 12 का नहीं है कि बैठ के आप 1 घंटा पूरा एक पेज सॉल्व करोगे। बस आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, फिर आप फटाक से इसका सॉल्यूशन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको बैठ के पूरे कॉपी पे बैठ के 1 घंटा सवाल नहीं लगाने हैं कि 1 घंटा आप बैठ के सवाल लगाते रहो उसको, फिर आंसर लगाओ 1 घंटे बाद, पता चला पेपर का टाइम खत्म। क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेंगे। 1 घंटे के अंदर तो आपके पेपर ही होते हैं, कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन के आपको मिलते हैं +5 मार्क्स। तो ज़रा ध्यान से करना यहाँ पे, नहीं आप एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दो तो आपका टाइम वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टाइमिंग होता है वो 1 घंटे के अंदर ही होता है। तो बच्चों इसको प्रदर्शित करते हैं आच्छादक फलन को। मान लो ये कोई फंक्शन होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आपका x एलिमेंट होता है जो आपका सेट A से होता है। तो ये आपका जो फंक्शन होता है आपका, ये पूरा का पूरा फंक्शन, यहाँ पे इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, y लेट करते हैं, y मान लेते हैं। और यहाँ से हम लोग y बराबर लिख देते हैं fx के फॉर्म में, जिसमें आप लोग निकालते हैं x का मान y के पदों में। और इसको हम लोगों को समझ में आएगा अच्छे से एक एग्जाम्पल से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैं आप लोग को हिंदी में समझा दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ यानी कि यदि 1, 2, 3, 4 एंड और b इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 देन द फंक्शन विच इज 1, 1 and 1, 2, यानी कौन सा ऐसा फलन है जो एकाकी है और आच्छादक है। तो आपको इस पूरे ऑप्शन में बताना है कि F1 या F2 या F3 या F4 कौन सा एकाकी है और आच्छादक है, यानी कि दोनों ही है, ठीक है। तो पहले जो सेट दिया है A और B, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखो ध्यान से इसको। तो यहाँ पे सेट A कितना दिया है, सेट A आपका इसमें दिया है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये दिया है। फिर सेट B कितना दिया है, सेट B आपका दिया है इसमें 5, 6, 7, 8 ये दिया है, ठीक है इतना। अब हम लोग चेक करना है कि 1, 1 है और 1, 2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एरो डायग्राम, और एरो डायग्राम बनता है आपका इसी सर्कल के तरीके से। तो ये आपको बनाने होते हैं इसमें ऐसे सर्कल, तो बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये आपके ये बन गए सर्कल के रूप में, जिसमें इस चीज़ में लिखते हैं ए वाले के सारे एलिमेंट, इस वाले में लिखते हैं बी वाले के सारे एलिमेंट। जिसमें ए में है आपका 1, 2, 3, 4 जिसको बोलते हैं प्रांत, इसे क्या बोलते हैं प्रांत, और इसको क्या बोलते हैं सह प्रांत। से बी यानी 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 1, 1 और 1, 2 का जो मतलब रूल है क्या है, 1, 1 का रूल क्या होता है कि सिंगल टाइम सभी से जुड़े होने चाहिए, यानी 1 5 से जुड़ा हो, 2 6 से जुड़ा हो, 3 7 से जुड़ा हो और 4 8 से जुड़ा हो। सिंगल टाइम सब के सब एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। और हमेशा याद रखना कि प्रांत के जो एलिमेंट है, सेट ए के जो एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट ये खाली नहीं होने चाहिए। एकाकी में जो आपके प्रांत के एलिमेंट होते हैं, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये आपका एक भी बार खाली नहीं होना चाहिए। देखो इसमें कोई फालतू एलिमेंट है जो खाली है नहीं है, इसमें खाली हो सकता है लेकिन इसमें खाली नहीं होना चाहिए। आगे जो हम लोग इसमें देखेंगे ध्यान से, तो ज़रा ध्यान से देखना कि 1, 1 और 1, 2 होने के लिए आपका जो रिलेशन बनेगा, 1 5 से संबंधित हो, ठीक है, 2 6 से संबंधित हो, और 3 7 से संबंधित हो, और 4 8 से संबंधित हो। तो 1, 1 वाला जो रूल है ये फॉलो तो कर रहा है ना कि एक बार तो सब जुड़ा ही है। और जो आच्छादक होता है उसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है कि कम से कम एक बार तो जुड़े होने चाहिए। तो देखो ध्यान से, 1 5 से एक बार तो जुड़ा ही है, 2 6 से एक बार तो जुड़ा ही है, और 3 7 से एक बार जुड़ा ही है, और 4 8 से एक बार जुड़ा ही है। मतलब ये चीज़ आपका 1, 1 भी है, 1, 2 भी है, और मतलब दोनों ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 5 से संबंधित है, यानी 1 5 से संबंधित है। फिर अगला क्या है, 2 6 से संबंधित है, और अगला क्या है 3 7 से संबंधित है, और अगला क्या है 4 8 से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि अगर ये 1 से 2 बार यानी 1 से डबल बार जुड़ा होगा तो आपका फिर ये आच्छादक ही नहीं रहेगा, ये भी तो हो सकता है। तो ज़रा इस बात पे आप ध्यान देना। तो देखो ध्यान से, 1 5 से संबंधित, 2 6 से संबंधित, और 3 से 7 से,
और 4 8 से। देखो ये कहीं है इतना, तो 1 5 से हो, 2 7 से हो, मतलब 2 6 से हो, 3 7 से हो, 4 8 से हो, तो कहीं है 1 5, यहाँ 2 7 है, 1 5 यहाँ 2 7 है, यहाँ 1 5 1 5 1 5 तो पहला वाला ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जहाँ 2 6 से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे एक संबंध बनाएगा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बना हो। आप चाहो तो इस चीज़ को दूसरी तरीके से भी बना सकते हो, बस एक एक बार जुड़े होने चाहिए। ये देखो ध्यान से, ये ऐसे भी आपके हो सकते हैं, मतलब ये वाले आपके ना ऐसे भी हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे आपका ना यहाँ पे ये आपका 1 6 से जुड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 2 5 से जुड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 3 8 से जुड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 4 7 से जुड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी एक एक बार सबसे जुड़े हैं, इस तरह भी आपका ये हो सकता है। तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 5 से जुड़ा है, ठीक है, एक किससे जुड़ा है 5 से, देखो 1 5 से भी जुड़ा हो सकता है। अगला क्या लिखा है 2 7 से जुड़ा हो, लेकिन यहाँ क्या जुड़ा है 2 5 से जुड़ा है या 2 6 से जुड़ा है, अगला यही चीज़ आपका ना। और यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट डबल तो नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे 1 5 से जुड़ा है, 2 7 से जुड़ा है, 3 8 से जुड़ा है, 4 6 से जुड़ा है, इस तरह है। तो देखो ध्यान से, 1 5 से जुड़ा होने का मतलब यहाँ पे हम लोग एक नया डायग्राम बनाते हैं और चेक करते हैं कि इस पूरे डायग्राम में जो यहाँ पे डाटा दिया है वो डबल डबल बार तो कहीं नहीं जुड़ा है। अगर इसमें से कोई एक डबल बार जुड़ा होगा तो वो तो आपका 1 1 और 1 2 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने, ये अपना डाटा है ना, और अपना डाटा इसमें कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस डाटा के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं, ठीक है। तब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अगेन जरा एक बार देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो सकता है फिर, जब हम लोग इसको इस डाटा के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है। तरीका आपका यही है, जो तरीका आपने यहाँ देखा है वो तरीका आपका यही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये आपका हो गया पहला सर्कल, ठीक है। ये वाला आपका थोड़ा मैं डार्क ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क ही दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपका हो गया पहला सर्कल, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया दूसरा वाला सर्कल, जिसमें मैंने बोला है कि इसमें सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं, इसमें सेट बी के एलिमेंट लिखने हैं। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे 4 है। और अगला क्या है, सेट बी के एलिमेंट क्या है, 5 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 7 है, यहाँ ये 8 है। अब ये इसके अकॉर्डिंग चेक करो इसमें, तो 1 5 से जुड़ा हो, जोड़ो इसको, 1 5 से जुड़ा हो, अलग अलग कलर में मैं इसको अलग अलग जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले 1 5 से जुड़ा हो, ये पहला है। अगला क्या है, 2 7 से जुड़ा हो, ठीक है, 2 7 से जोड़ दिया। जरा ध्यान से देखना, 3 8 से जुड़ा हो, 3 को मैंने 8 से जोड़ दिया। अगला क्या है, 4 6 से जुड़ा हो, तो 4 यहाँ पे आपका 6 से जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट एक एक बार तो कम से कम जुड़े हैं और हर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये वाला भी आपका जो है ये 1 1 और ऑन 2 तो हो जाएगा। अगला चेक करते हैं, एक और देखते हैं, यानी कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है, कौन सीरियल से जुड़ा ज़्यादा ना। अगला जो हम लोग देखेंगे ध्यान से, हम मैं इसको ना करता हूँ अलग कलर से, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ इस वाले कलर से, रेड से। रेड नहीं दिखाई देगा, मैं येलो से करता हूँ। अगला चेक करो, 1 6 से जुड़ा हो, ठीक है, 1 6 से जुड़ा हो, 2 8 से जुड़ा हो, तो यहाँ पे 2 आपका किससे जुड़ जाएगा, 8 से जुड़ जाएगा। और 3 8 से जुड़ा हो, हाँ देखो 1 6 से जुड़ा है, 2 8 से जुड़ा है, और 3 8 से जुड़ा है, देखो 3 8 से जुड़ा है, देखो ध्यान से। तो ये वाला चीज़ तो आपका जो दिया है ये आपका ऑन टू तो हो जाएगा, क्योंकि ऑन टू में कम से कम या एक से ज़्यादा भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन एक ही नहीं होगा भैया, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा नहीं जुड़ सकता है, तो एक ही तो ये वाला चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वाले को नज़र में रखना कि ये वाला ना तो 1 1 है और ना तो ऑन टू है, यानी ये वाला 1 1 है और ऑन टू है। लेकिन अभी हम लोग चेक करते हैं ना कौन सा सही है, हो सकता है एक से ज़्यादा सही हो ना, बात ये है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि देन द फंक्शन विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू, कौन सा 1 1 है, यानी कौन सा 1 1 है, यानी एक ही है, एंड ऑन टू कौन सा ऑन टू है, तो कौन सा दोनों ही मान लो, तो 1 1 भी अकेले भी हो या ऑन टू भी हो अकेले हो। तो ये वाला चीज़ देखो ध्यान से, ये वाला जो आपका फंक्शन नंबर 2 है ये आपका ऑन टू फंक्शन है ना, ऑन टू। लेकिन ये वाला जो आपका है ये आपका 1 1 भी है एंड ये वाला आपका ऑन टू भी है ना। अगला हम लोग चेक करते हैं, ये दोनों ही है ना, अगला एक चेक करते हैं, ये वाला अलग कलर में चेक करते हैं इसको। तीसरा क्या है, 1 5 से जुड़ा हो, चलो ठीक है 1 5 से जुड़ा है मान लो, 2 7 से जुड़ा हो, 2 7 से भी जुड़ा है, ठीक है।
3 8 से जुड़ा हो, 3 8 से भी जुड़ा है, ठीक है, और 4 5 से जुड़ा हो। 4 किससे जुड़ा, देखो 5 से, तो 1 5 से 4 5 से डबल बार हो गया ना। तो डबल बार तो भैया ये जुड़ा नहीं होना चाहिए, और डबल बार अगर ये जुड़ा होगा तो फिर काम तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, और इस तरह तो हो नहीं सकता। तो ये भी आपका ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। अगला चेक करते हैं ये वाला एफ और ये वाला चीज़ ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक 8 से जुड़ा हो, एक 8 से जुड़ा हो, ये पूरा का पूरा एक किससे जुड़ा हो, 8 से जुड़ा हो, ठीक है। अगला क्या है, 2 7 से जुड़ा हो, तो ये आपका पूरा का पूरा 2 किससे जुड़ा हो, 7 से जुड़ा हो, इतना ठीक है। 3 8 से जुड़ा हो, 3 किससे जुड़ा हो, 8 से जुड़ा हो, ये 3 आपका जो जुड़ा है, 3 आपका 8 से जुड़ा है। अगला क्या है, एक मिनट, 1 8 से 2 7 से, 3 6 से जुड़ा हो, 3 क्वेश्चन में कह रहा है 6 से जुड़ा हो, ये 3 6 से जुड़ा है। और 4 आपका 7 से जुड़ा हो, 4 किससे जुड़ा हो, 7 से, तो देखो ये भी डबल डबल बार हो गया। मतलब कि ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला ऑन टू है सब, लेकिन एक ही फंक्शन नंबर जो पहला ए है वही 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर यही वाला सही होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इस तरह को, इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया है कि सेट ए में 5 तत्व हैं, यानी जो नंबर ऑफ ए है वो कितने हैं, नंबर ऑफ ए में बोल रहा है कि 5 तत्व है, ठीक है बच्चों। और अगला जो है इसमें दिया है सेट बी में, यानी नंबर ऑफ बी, सेट बी में जो आपके 6 तत्व दिए हैं। कह रहा है कि ए से बी तक, यानी जो फंक्शन है आपका, फंक्शन जो डिफाइन है, परिभाषित किया गया है, ए से लेके मान लो बी तक, एकाकी और आच्छादक की संख्या कितनी है। यानी जब आप यहाँ पे ए बनाएंगे और एक यहाँ पे बी बनाएंगे, ये आपका नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, इसमें आप ए बी सी मान लो यहाँ पे, अच्छा इसमें कुल 5 है ना, ए वाले में कुल कितने हैं, 5 हैं, तो एक मान लो यहाँ पे ई, यहाँ पे एक एफ, 5 अब ठीक है, और अगले वाले में 6 है, तो जी मान लो, यहाँ एच मान लो, यहाँ आई मान लो, यहाँ जे मान लो, यहाँ के मान लो, ठीक है ना, और यहाँ पे कहीं एल मान लो 6 मान लो ना, यहाँ पे 3 3 6 हो गया। तो इसमें 5, इसमें 6, रूल आप जानते हो, एकाकी के लिए रूल होता है कि इस वाले के जो एलिमेंट है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए जो होते हैं वो कम होने चाहिए या बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ बी के। ये आपका होता है एकाकी के लिए, किसके लिए होता है ये, एकाकी के लिए ना। और जो आच्छादक के लिए रूल होता है, इसके लिए क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना, आच्छादक के लिए जो रूल होता है, इसमें जो नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ ए वो आपका बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ बी से। तो ये दोनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो यहाँ पे दिया है एक एक आच्छादक का निकाल सकते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कि जो नंबर ऑफ, देखो ध्यान से, आच्छादक के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ ए बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ बी से, और यहाँ पे जो एक होता है ये नंबर ऑफ ए छोटा होना चाहिए नंबर ऑफ बी से। तो यही हम लोग रूल देखे थे, ठीक है, तो यही हम लोग रूल देखे थे, और इस रूल को फॉलो देखते हैं, चेक करते हैं इस रूल को। देखो नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 5, और नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, बी। तो क्या तुम बताओ कि जो 5 है, 5 आपका 6 से छोटा हो सकता है कभी, हाँ बिल्कुल बराबर हो सकता है, हो सकता है। यानी ये वाली चीज़ तो ठीक है कि 5 6 से छोटा है और बराबर है, मतलब एक ही तो है, ये एक ही आपका हो सकता है। लेकिन क्या अगले कंडीशन में जो नंबर मतलब कि जो आच्छादक होता है उसके लिए, कि जो नंबर ऑफ ए है यानी 5, क्या ये बड़ा हो सकता है कभी 6 से, तो कभी नहीं। यानी ये वाला चीज़ तो नहीं सही है, लेकिन ये वाला चीज़ सही है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसमें एक और आच्छादक दोनों साथ में पूछ रहा है, तो दोनों साथ की संख्या निकालने के लिए बात पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों साथ में निकाल सकें। तो जो आपका अगर ये वाला जो रूल है नीचे वाला, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो आपकी आएगी यहाँ पे 0, मतलब एम्प्टी सेट आएगी, यानी जो ए और बी का एलिमेंट होगा वो पूरा का पूरा जो संबंध होगा ए क्रॉस बी, वो एम्प्टी रहेगा, खाली, ठीक है, मतलब कि 0 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है दिया गया फंक्शन, ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं अच्छे से। फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन यहाँ पे आपका दिया है x² -1, और यहाँ पे आपको प्रांत निकालना है और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है परिसर। तो प्रांत निकालने के लिए क्या होता है, आपको एक सेट ए बनाना होगा ना प्रांत निकालने के लिए। प्रांत आप जानते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं सारे के सारे ए वाले, ये प्रांत के एलिमेंट होते हैं, और ये जो सारे के सारे बी वाले एलिमेंट होते हैं ये आपके सह प्रांत कहलाते हैं। इसको आप प्रांत बोलते हैं और इसको आप बोलते हैं सह प्रांत, ठीक है।
और जो परिसर होता है, प्रांत के जितने भी एलिमेंट सह प्रांत के जितने एलिमेंट से जुड़े होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट परिसर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का प्रांत और परिसर किस तरह निकालेंगे, तो यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को जो एफ एक्स है ना, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। तो यहाँ से वाई बराबर क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स आपका जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट है ना, यानी एकदम आज़ाद, और जो वाई होता है डिपेंडेंट, यानी एक्स पे भारी होता है, मतलब एक्स से ये मान सारा निकालता है अपना वाई वाला। तो एक्स का मान अगर आप मान लो 1 ले लो, एक्स का मान कितना ले लो 1, तो वाई का मान देखो 1 माइनस 1 0 आएगा। एक्स का मान 2 ले लो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, ठीक है। एक्स का मान यहाँ 3 ले लो तो ये अब कितना आएगा आपका 8 आएगा। एक्स का मान आप 4 ले लो तो 4 यहाँ पे लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 1 यहाँ 15 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके प्रांत और सह प्रांत के एलिमेंट आ सकते हैं। तो देखो ध्यान से, आप यहाँ पे एक्स और वाई का आप कुछ भी मान लेते जा रहे हो, तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं ना, जो पूरे के पूरे आपके ये एलिमेंट जो दिए हैं ये रियल नंबर हैं। क्या है, ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे जो आपका ये पूरा का पूरा प्रांत होगा, पूरा का पूरा प्रांत ये आपका होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का सिंबल यही तो होता है, या तो इस तरह से लिखते हैं या तो आपका नॉर्मली आपने देखा है अपनी क्लास में आर, आर केवल और केवल आर। तो प्रांत आपका रियल नंबर होगा, और जो आपका परिसर होगा, परिसर भी आपका सारे के सारे जो ये एलिमेंट देखो 1 0 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, 3 8 से जुड़ा है और 4 15 से जुड़ा है। तो ये जो एलिमेंट जुड़े हैं सह प्रांत के एलिमेंट से, वो सह प्रांत वाले से, ये सारे के सारे परिसर हैं। तो ये ऐसे कई आएंगे, एक ही नहीं, ऐसे कई आएंगे ऐसे ही। तो परिसर भी आपका रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ पे एक एलिमेंट है, मान लीजिए कि फंक्शन आपका r से r जा रहा है, मतलब कि फंक्शन जो आपका है वो r से r की तरफ बढ़ रहा है, यानी आपका जो ये यहाँ पे ये भी आपका सेट ए r से बिलोंग करेगा, और अगला जो यहाँ पे आप सेट b बनाएंगे ये भी आपका r से मतलब r होना चाहिए, यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट भी रियल नंबर वास्तविक संख्या होना चाहिए, और सेट बी का भी सारा का सारा एलिमेंट, सारा का सारा तत्व जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। और जो फंक्शन दिया है आपका वो दिया है 1 में x, और x आपका रियल नंबर है। तो जो परिभाषित फलन है कह रहा है कि वो एकेकी है, आच्छादक है, या एकेकी और आच्छादक है, या f बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको सॉल्व करना है। तो आप पहला रूल जानते हैं कि पहला रूल आप लेते हैं f(x1) बराबर f(x2), ये चीज़ अगर बराबर होती है तो इसके जो अंदर के एलिमेंट हैं ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये चीज़ कहलाता है आपका एकेकी। और दूसरा जो एलिमेंट होता है, मतलब दूसरा जो रूल होता है कि f(x) जो पूरा का पूरा दिया होता है, इसको इसमें क्या दिया है 1/x, तो इसको हम लोग लेट करते हैं, यानी मानते हैं पूरे के पूरे f(x) को y, मतलब यहाँ से जो आपका y बन जाएगा, यहाँ से जो आपका y बनेगा वो आपका बन जाएगा 1/x, मतलब यहाँ से आपका जो x आएगा वो 1/y आएगा। अब यहाँ आप y का मान कुछ भी लेंगे तो वो आपका रियल नंबर में आएगा, रियल नंबर में आएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू को रखते हैं और एकेकी भी है आच्छादक भी है, तो यहाँ आप बोल देना कि एकेकी भी है और आच्छादक भी है। नेक्स्ट समझते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 ऐसे ही डिब्बा होता है सर्कल वाला, ये चीज़ जरा ध्यान से समझना। इसमें सेट ए के मान सारे के सारे वैल्यू लिखे होते हैं, तत्व एलिमेंट, यहाँ बी होता है और यहाँ सी होता है। यहाँ ये प्रांत है, प्रांत कोई चक्कर नहीं है, बस यहाँ पे 3 डिब्बा है, ठीक है, जिसमें आपके 1 यहाँ 2 यहाँ 3 मान लो, यहाँ 4 आ गया मान लो, यहाँ 5 यहाँ 6 आ गया, यहाँ मान लो 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया मान लो, यहाँ 11 आ गया। अब ए का जो सारा एलिमेंट है अगर बी से एक नया एलिमेंट बन जाएगा तो ये आपका फंक्शन ऑफ एफ कहलाता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे बी वाला का जो एलिमेंट है सारा का सारा एक नया एलिमेंट सी वाले में मिल गया, तो ये आपका कहलाता है एक नया फंक्शन, जिसको आप बोलोगे जी। क्या बोलोगे आप, जी बोलोगे। तो अगर ए से बी में एक नया एलिमेंट मिल रहा है, बी से सी में एक नया एलिमेंट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ए से सी में भी एक नया एलिमेंट मिलेगा। तो जो आपका फंक्शन यहाँ पे है जो मिल के यानी कि जुड़ के एक नया फंक्शन बना रहा है, यानी ए से लेके सी तक, कहाँ तक, ए से लेके सी तक, ये आपका है संयुक्त फलन, यानी कि मिलान फंक्शन, मिला के कंपोजिट फंक्शन, यानी एफ ए से सी की जो मैपिंग है ये कहलाती है संयुक्त फलन, जिसको आप प्रदर्शित करते हैं गॉफ से, जी ओ एफ, गॉफ। या आप जैसे एफ से जी जा रहे हैं ना, तो इसको आप बोलोगे फॉग। तो अगर x के फॉर्म में फंक्शन है तो x लिखोगे, या आपका y के फॉर्म में फंक्शन है तो g ऑफ f ऑफ y लिखोगे, या आप ऑफ t हो सकता है, या गॉफ ऑफ s हो सकता है, गॉफ ऑफ z हो सकता है। ऐसे ही आप फॉग ऑफ x बोल सकते हो, या आप फॉग ऑफ
वाई बोल सकते हो। तो ये जो आपका मैपिंग बना है यहाँ पे ए से बी, बी से सी, तो ए से सी भी एक फंक्शन होगा जिसको आप बोलोगे फॉग। क्या बोलोगे? फॉग। तो ये कंपोजिट फंक्शन है जिसको आप लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं इस फॉग को। और मतलब ऑफ होता है, ऑफ मतलब ब्रैकेट्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दो अलग अलग फलन को मिलाकर बनाए गए फलन को संयुक्त फलन कहते हैं। मतलब एफ एक अलग फंक्शन, यानी एफ एक्स आपका जो, यानी कि जो आपका यहाँ पे एक एफ एक्स नाम का एक अलग फंक्शन हो और एक जी एक्स नाम का अलग फंक्शन हो, और जब इन दोनों को ऐसे मोड़ मिला दो, इसे तो मिला दो, इकट्ठा कर दो, तो ये एक बनेगा आपका फॉग ऑफ एक्स, जो आपका ये कुछ इस तरह से होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये इस तरह से आपका ये होता है। ठीक है? तो ये फंक्शन होते हैं संयुक्त फलन। क्या होते हैं? संयुक्त फलन। अगर अगर मैं यहाँ से ना इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे। एक देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ एफ, जैसे मैं यहाँ से बात करूँ एफ ऑफ एक्स की, ठीक है? तो एफ ऑफ एक्स की बात करोगे आप लोग, तो यहाँ पे मान लो एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये एक एक फंक्शन है, और यहाँ पे जो एक फंक्शन है ये, मान लो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक्स का मान एक लिया जाए, ये एक्स के सारे मान है, तो एक्स का मान क्या हो रहा है यार, एक्स का मान ये एक है, एक बार एक्स का मान आप 2 ले लो, और एक बार आप एक्स का मान 3 ले लो। तो यहाँ पे जब हम लोग एक्स की जगह पे एक रखेंगे, यानी एक्स की जगह पे एक, देखो यहाँ पे एफ एक्स आपका क्या बन जाएगा, जी एक्स बनना है ना, एक नया फंक्शन बनना है एफ एक्स आपका, और जी एक्स के जो सारे एलिमेंट है मतलब कि 4, मतलब यहाँ पे एफ एक्स जो आपका एक नया एलिमेंट, नया आउटपुट देगा, जो आपका 4 5 6 है। ठीक है? तो ये अलग नहीं, यहाँ पे ना आप इसको फंक्शन नहीं बोलो, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन आपको वहाँ से डिफाइंड है। एफ एक्स आपका एक नया एलिमेंट बनाएगा, जो आपके सेट बी के एलिमेंट सारे के सारे होंगे। ठीक है? सेट बी के एलिमेंट सारे के सारे होंगे। तो एफ ऑफ 1 आपका क्या होगा, एफ ऑफ 1 आपका मान लो 4 से जुड़ा हो, तो ये आपका आएगा 4। ऐसे ही एक्स की जगह पे 2 रखो, तो 2 किससे मान लो जुड़ा हो, 5 से, तो ये आपका आएगा 5। ऐसे ही मान लो आपका एक्स का मान 3 हो, तो एक्स का मान 3 यानी एफ ऑफ 3, तो ये 3 से जुड़ा होगा मान लो 6, तो ये आपका 6 आएगा। ऐसे करके आपको समझना है। अगला मान लो जो जी एक्स का पूरा एलिमेंट है वो सी में मिलेगा, तो मान लो एक बार एक्स का मान 4 ले लो, तो एक्स का मान जब 4 लेंगे, यहाँ पे एक्स का मान 4 लो, एक्स का मान 4, तो ये आपका 4 जुड़ा होगा 8 से, तो ये 8 आएगा। और एक्स का मान मान लो आप 5 ले लो, तो एक्स का मान जब 5 लेंगे, तो 5 मान लो 10 से जुड़ा होगा, तो ये 10 आएगा। और एक्स का मान आप 6 ले लो, तो यहाँ जब यहाँ 6 लेंगे, तो 6 मान लो 11 जुड़ा होगा, तो ये आपका 11 आएगा। ऐसे ही एफ एक्स और जी एक्स, यानी ये एफ और ये जी, इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा फॉग। क्या बन जाएगा? फॉग ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ऐसे तो एफ ऑफ, अब जी ऑफ एक्स की जब बात करेंगे, तो ये हम लोग जाएंगे नीचे से वहाँ तक, यानी एक्स का मान जब 1 लेंगे, तो ये 8 आएगा। कितना आएगा? एक्स का मान यहाँ 1 लेंगे, तो पूरा का पूरा कितना आएगा? 8 आएगा। यानी जी एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है अब ये चीज़। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझना यहाँ पे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब कि यहाँ पे एक जब रखेंगे यहाँ पे, तो अच्छा ये गॉफ पे बनना है ना, देखो एफ ऑफ जी, तो यहाँ पे एफ में जितना का जितना एलिमेंट है, 1 का 8, 2 का 10 और 3 का 11, ये कुछ इस तरह से नए एलिमेंट बन जाएंगे। यानी अगर हम लोग यहाँ पे जो एक्स का मान यहाँ 2 लेते हैं, तो ये आपका पूरा क्या बनेगा, वहाँ जाके 10 बनेगा। एफ का मान मान लो यहाँ पूरा का पूरा जो फंक्शन है, एक नया फंक्शन पूरा क्या बना था यहाँ पे, मान लो यहाँ 3 बना है, मान लो, बस मैं मानने की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो एक 3 का नया एलिमेंट क्या बनेगा, यहाँ 11 बन जाएगा। और उसी को आप उल्टा कर सकते हो ये चीज़। ठीक है? जैसे सारे के सारे किसके मान है, जी एक्स के मान है, ये वाले सारे के सारे किसके मान है, एफ एक्स के मान है। तो ऐसे आपको संयुक्त फंक्शन को सही से समझना होता है। हम लोग समझते थोड़ा नए नए एक क्वेश्चन समझते हैं इस पर। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका, मान लो यहाँ पे आपका दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मान लो यहाँ पे आपको दिया है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। ठीक है? जी एक्स का मान इतना दिया है, और यहाँ पे आपको निकालना है फॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपको निकालना है एक गॉफ ऑफ एक्स। ये दोनों आपको ज्ञात करना है, ये दोनों आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, फॉग ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो फॉग ऑफ एक्स आपका होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये चीज़। ठीक है? तो यहाँ से आपका बनेगा एफ ऑफ जी एक्स पूरा कितना है, ये एक्स प्लस 1 है, तो f पूरा f देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये x की जगह पे है, x की जगह पे है, तो x जो पूरा फंक्शन x का मान है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो जहाँ x है यानी x, इसके जगह पे क्या है, x प्लस 1, तो यहाँ रख दो x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1, तो इसको सोल्व कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x आएगा प्लस 1 और प्लस 1, तो ये आपका पूरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2,
ये आपका फॉग ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। और जब हम लोग गॉफ ऑफ एक्स की बात करेंगे तो जो आपका पूरा का पूरा गॉफ ऑफ एक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से आप लिखोगे जी ऑफ पूरा का पूरा एफ एक्स कितना दिया है, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आप इसको लिख सकते हैं जी, ये पूरा का पूरा जी वाले में एक्स की जगह पे आ गया, और एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ रखो एक्स की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन रखेंगे, और पहले से यहाँ प्लस वन है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये आपका जो संयुक्त फलन होता है इस तरह से ये काम करता है, कुछ इस तरह से ये काम करता है, और आपके क्वेश्चन सीयूटी में बनते हैं ऐसे ही कुछ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे है प्रतिलोम फलन। देखो प्रतिलोम फलन क्या होता है, मान लो कोई फंक्शन जो है वो आपका ए से बी की तरफ जा रहा हो, यही जो आपका ये पूरा का पूरा ये डिब्बा है, ये ए और ये वाला आपका क्या होता है बी, जिसमें आपका ए का एक मान लो यहाँ पे ए बी सी हो, और यहाँ एक दो तीन हो, जो ए का वन से जुड़ा हो, बी दो से जुड़ा हो, सी तीन से जुड़ा हो, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, उल्टा करेंगे तो ये आपका आएगा बी से ए। उल्टा हम यहाँ पे करेंगे इसको, जरा ध्यान से देखना। जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे ना इसको ऐसे उल्टा कर दें, इसको उल्टा घुमा दो ऐसे, तो बी इधर आ जाएगा और ए उधर हो जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग ऐसे उल्टा आ रहे होंगे, तो उल्टा आप आ रहे नहीं होंगे। जब हम लोग इसको घुमा देंगे तो ऐसे भी, अब देखो हम लोग सीधा जा रहे हैं ना, और अगर हम लोग ऐसे मान लो उल्टा है तो उल्टा आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और जब हम लोग बी को आगे कर लें, ए को उधर कर दें, तो फिर हम लोग सीधा ही रहेंगे। मतलब हम लोग को पलट देना है, बी को आगे कर दो, तो बी में कितने एलिमेंट, एक दो तीन, ए में कितने एलिमेंट, ए बी सी, तो एक से ए, दो से बी, तीन से सी जुड़ा होगा। मतलब एफ ए से बी हो तो आपका जो इन्वर्स होगा, यानी ये उल्टा फंक्शन प्रतिलोम फलन, ये आपका जुड़ा होगा बी से ए, और जिसको यहाँ आप बोलोगे एफ इन्वर्स, ऐसे प्रदर्शित करोगे। मतलब आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, नॉर्मली आपका फंक्शन एफ एक्स बराबर वाई है, तो जो आपका इन्वर्स फंक्शन होगा, प्रतिलोम फलन होगा, यानी ये आप एफ को उधर भेज दो तो ये बनेगा एफ इन्वर्स ऑफ वाई, ये बनेगा आपका। ये आपका होता है प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फंक्शन। मतलब ए वन से जुड़ा हो तो उल्टा करेंगे तो वन ए से जुड़ जाएगा, और बी दो से जुड़ा हो तो उल्टा करेंगे तो दो बी से जुड़ जाएगा, और सी मान लो तीन से जुड़ा हो तो उल्टा करेंगे तो तीन सी से जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पे है द्विआधारी संक्रिया। ये आपकी क्लास 12 का सिलेबस था, लेकिन ये हट गया था, कि मतलब कि ओल्ड एनसीईआरटी में था, ये सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन आपकी सीयूईटी के सिलेबस में है। ये टॉपिक आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आपके लिए किसी दिन अलग से लेकर आएंगे, अच्छे तरीके से, तब हम लोग इसको सही से समझेंगे। जैसे समझ लो यहाँ पे इसका परिभाषा क्या होता है, वैसे हम लोग इसके अलग वीडियो में बात करेंगे कि यह एक गणितीय नियम है जो दो तत्वों को मिलाकर एक तीसरा तत्व बनाता है। बाइनरी शब्द का अर्थ होता है दो। क्या होता है, दो। तो देखो ध्यान से, जो आप ये प्लस माइनस गुणा ये भाग का निशान देखते हैं, ये सब बाइनरी ऑपरेशन की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो कोई दो लिखा हो एक नंबर, कोई नंबर 5 लिखा हो, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, जब हम लोग को इसको जोड़ना होगा तो ये क्या करेंगे, 2 + 5 करेंगे। जब इसको घटाना होगा तो 2 - 5 करेंगे। जब इसको गुणा करना होगा तो 2 × 5 करेंगे, और जब इसको भाग करना होगा तो 2 / 5 करेंगे। तो ये सारा का सारा एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।